नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। लोकसभा चुनाव के 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और आज 5वें चरण का मतदान जारी है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने देश को 2 बड़े नारे दिए हैं। जहां पर एक तरफ बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने हाथ बदलेगा हालात के नारे के साथ चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और सभी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना अहम होगा कि देश की जनता का झुकाव किस तरफ होगा। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। वहीं इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। प्रवीण साहू जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, रुपेश दुबे जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता और हमारे छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ दुलारे अंसारी जी हैं। आप सभी का वीआईपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जो है मैं प्रवीण जी से कर लेती हूँ। प्रवीण जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, पहले तो 400 पार कैसे करेंगे? वहीं दूसरा सवाल और इसमें जोड़ देती हूँ, राहुल गांधी की यदि मैं बात करूँ तो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि 150 पार भी नहीं जाएगा। और अहम सवाल ये है कि 400 पार क्यों? सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सब दर्शकों और रुपेश जी दुलारे चैनल आप भी नमस्कार। देखिए, हम अपने कार्य पर विश्वास रखते हैं और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम 400 पार हमारा जो गठबंधन है एनडीए का, निश्चित रूप से वो जो अपने आप में तय किया उसको हम पार करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की विकास की गाथा हमने रची है, चाहे वो आईआईटी के निर्माण हो, ट्रिपल आईटी के निर्माण हो, एम्स के निर्माण हो, या बात हो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, इस प्रकार महिलाओं के क्षेत्र में काम किया, युवाओं के क्षेत्र में काम किया, किसानों के हित में काम किया, तो वो सब विषय को लेकर हम कह सकते हैं कि जनता हमको पुनः जो है हमको आशीर्वाद देकर 400 के पार कराएगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक डिबेट का, देखिए कांग्रेस का नारा हाथ बदलेगा हालात। भाई, ये पहले बात तो ये तय कर लीजिए का नारा क्या है। इस प्रकार से पहले इंदिरा गांधी जी क्या कहती थी कि ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। तो जो इंदिरा गांधी जी पहले चुनाव लड़ती थी बिना जात पात की लड़ाई पर, आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। तो यदि अपने ही विचारधारा के परिवार में यदि निश्चित रूप से यदि अंतर विरोध देखने को मिले, तो निश्चित रूप से पार्टी जो है गर्त पर जा रही है। क्योंकि देखिए, विचारधारा से अगर आप भटक रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आशा ये कि आप अपने दिशा से भटक चुके हैं। इस पार्टी के पास ना नीति है, ना नियत है और ना ही नेतृत्व है। वही हमारी पार्टी के पास नीति भी है, नियत भी है और नेतृत्व भी है। इसलिए देश को नतीजा मिल रहा है, इसलिए हम लोग 400 पार जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज देश को ऐसा प्रधान सेवक मिला है जो धरातल पर काम किया है। महिलाओं की विषय की बात करूं तो आज तक किसी ने मोदी जी के पूर्व में किसी ने महिलाओं की अस्मिता की रक्षा इस हद तक नहीं की। इस प्रकार महिलाओं की अगर अस्मिता की बात करूं तो कभी कभी उनके शौच की व्यवस्था के लिए शौचालय का निर्माण सरकार ने नहीं किया था, तो सरकार ने शौचालय के निर्माण कराए। देखिए, चाहे वो शौचालय के निर्माण हो, मातृत्व अवकाश की बात करो तो मातृत्व अवकाश जो है 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया। महिलाओं के अगर आप सुरक्षा की बात करें तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर हम आए। तो चाहे प्रत्येक वर्ग की बात करो, चाहे युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान की बात करो, प्रत्येक क्षेत्र पे हमने काम किया है, धरातल पर काम किया प्रमुख तौर पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि 400 पार पूरे देश में निश्चित रूप से हम पार करेंगे। जी, हमारे साथ रुपेश जी भी हैं। रुपेश जी, देखिए, कांग्रेस का नारा है हाथ बदलेगा हालात। किस प्रकार से जो है आप हालात बदलने की बात कर रहे हैं? जी, सभी को नमस्कार। देखिए, एक तरफ भाजपा का नारा है 400 पार का, वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का नारा है हाथ बदलेगी हालात। दोनों नारों में सीधा सीधा साफ अंतर दिखाई देता है। भाजपा अपनी सत्ता की भूख और सत्ता की लालसा में 400 पार का नारा दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी आम जनता को, देश की जनता जो महंगाई बेरोजगारी की मार झेल रही है और देश में जिस प्रकार से अराजकता का माहौल है उससे बदलने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से अपने चुनावी मैदान में है उससे भाजपाइयों को तकलीफ है। भाजपा तो इंडिया नाम से भी उनको परहेज हो गया है, वो इंडिया गठबंधन नहीं इंडी गठबंधन कहते हैं। अरे, इंडिया का नाम लेने में, भारत माता का नाम लेने में भाजपा को तकलीफ हो रही है। ये वही भाजपा है जो 10 साल सत्ता में रहने के बाद किसी भी एक योजना को नाम बताने पे ये सक्षम है। इनकी योजनाएं धरातल पर लागू नहीं हुई,
इनका जो टारगेट रहा है प्रधानमंत्री आवास का वो भी पूरा नहीं कर पाए 10 सालों में, और नोटबंदी जीएसटी से व्यापारी परेशान है। माने सर्वहारा वर्ग भाजपा के असफल नेतृत्व और कुत्सित राजनीति के चलते देश की जनता परेशान है, हालात परेशान है। और जिस प्रकार से इनका प्रथम चरण के चुनाव में थोड़ी बहुत विकास की बात करने का इन लोग प्रयास किए थे, उसके बाद जनता ने जब इन्हें एक सिरे से नकार दिया, उसके बाद ये धर्म पे आ गए, धर्म के बाद नारी अस्मिता का जो मंगलसूत्र है उस पे आ गए, पाकिस्तान पे आ गए। अब सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये भगवान राम मंदिर पे आ गए हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन आएगी तो राम मंदिर में बाबरी ताले लग जाएंगे। इस प्रकार के दुनिया के दुआ भेज की राजनीति और आपसी एक दूसरे से लड़ाने की जो राजनीति कांग्रेस के खिलाफ ये भाजपा तो बोल नहीं पा रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये माहौल बना करके आपसी भाईचारा को, देश की भाईचारा को बढ़ाने बिगाड़ने का काम कर रही है, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राजनीति के लिए घातक है। और जिस प्रकार से नारी शक्ति के बारे में बात कर रहे थे प्रवीण भाई, तो नारी शक्ति के बारे में, नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान मणिपुर में हुआ, नारी शक्ति का अपमान किस प्रकार से खेल संगठन में हुआ, ये सब बातें बोलने की बात नहीं है। लेकिन राजनीति कर रहे हैं तो पूरे संकल्प के साथ होनी चाहिए। कांग्रेस का संकल्प देश के हालात बदलने के लिए है, वही भाजपा का संकल्प सत्ता पाने के लिए है। रुपेश जी, जिस प्रकार से आप नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं, आप ही के इंडिया गठबंधन की जो है पार्टी है आम आदमी पार्टी, वहीं पर स्वाति मालीवाल के साथ ये मारपीट का मामला आया है, तो आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं फिर इस मामले में, जिस प्रकार से आप एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के मामला आया, चूंकि अभी दर्ज हो गया मामला, अब न्यायालय के संज्ञान में है, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अब वो साक्ष्य की विषय वस्तु होगी, और जिस प्रकार से केजरीवाल जी के पीए ने भी आरोप लगाया है, ये साक्ष्य से निर्धारित होगा कि कौन किसके साथ दुर्व्यवहार किया है और क्या वहां पे घटना चक्र हुआ है। ऐसी स्थिति में जब मामला न्यायालय के संज्ञान में आ जाए, एफआईआर दर्ज हो गया है, वैसी स्थिति में टिप्पणी किया जाना उचित नहीं। रुपेश जी, मेरा एक और सवाल आपसे है, जिस प्रकार से आपने इंडी और इंडिया गठबंधन को लेकर के अभी निशाना साधा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इंडिया बोलने में तकलीफ है, लेकिन ए का मतलब अलायंस होता है और अलायंस का मतलब जो होता है वो गठबंधन होता है, तो क्या परेशानी है फिर आपको इंडी गठबंधन बोलने में? ये भाजपा शब्दों के माया जाल को कब तक चलाएगी? 15 लाख तो दे नहीं सके, और बार बार इनके नेता कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, और पूरी तरह से एक विजन लेस नेतृत्व भारत देश को मिला। और जिस प्रकार से अलायंस INDIA, ये अलग बात है कि आप उसको आई फॉर क्या है, ए फॉर क्या है, अलग अलग कर ले, क्लैरिफिकेशन कर ले, लेकिन बोलचाल में जो बातें आती हैं वो इंडिया गठबंधन ही कहा जाता है, और एनडीए इस प्रकार से बातें नहीं होती। इनके मन में थोड़ी भी भारत माता के प्रति, इंडिया के प्रति स्नेह, लगाव और सम्मान होता तो ये पूरे बातें बोलने में चूकते नहीं। जी, चलिए, हमारे साथ दुलारी जी भी हैं। दुलारी जी, देखिए, लगातार जो है दोनों ही पार्टियों का नारा है और दोनों ही पार्टी जो है अपने अपने नारों के साथ और दावों के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, इनके सहयोगी दल के नेता है नवनीत राणा करके, मैं आज उनका एनआई को दिए हुआ बयान सुन रहा था। वो बोल रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वोट सीधा पाकिस्तान जाएगा। तो 70 साल से अगर लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे तो पाकिस्तान को दे रहे थे, तो पाकिस्तान में लोग रह रहे थे। ये साफ तौर पे स्पष्ट कर दे कि लोग पाकिस्तान में रह रहे थे पूरे बीजेपी वाले 70 सालों से। इस तरीके के बयान बताते हैं कि बीजेपी का मुसलमानों से थोड़ा सा भी लगाव नहीं है, और बीजेपी ही मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करने का काम करती है। क्या ऐसे बयानों पे, जिस तरीके से आपने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की, आप नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते, उस बयान को मैं पूछूंगा कि प्रवीण जी कैसे देखते हैं? क्या इस देश के मुसलमान आपके वोटर नहीं है? क्या वोट नहीं करते? बहुत सारे मुसलमान मैं बता दूंगा जो बीजेपी के कट्टर और बीजेपी को वोट करते, उन्होंने अभी तक किसी को वोट नहीं किया होगा। तो क्या प्रवीण जी आप साफ तौर पे ये बताएंगे कि मुसलमान आपके वोटर है या नहीं, या सिर्फ आप एक समुदाय को लेकर चलना चाहते हैं, वो हिंदू है? और वो हिंदू है तो क्या हिंदू में ब्राह्मण आपके लिए बराबर है, शुक्ल आपके लिए बराबर है, शूद्र आपके लिए बराबर है? मतलब सारे जो जाति है वो बराबर है या फिर अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो फिर परेशानी क्या आपको मुसलमानों से? जी प्रवीण जी।
चलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। देखिए 14 में जब हमारी सरकार बनी तब हमने महत्वपूर्ण नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विश्वास, उसके साथ ही विकास हो रहा था। कि हमने पहला नारा जो दिया था सबका साथ, सबका विश्वास, क्योंकि हमने विश्वास प्राप्त किया था और सबका प्रयास हो रहा है। तो हमने कभी किसी धर्म विशेष को लेकर, समुदाय विशेष को नहीं कहा कि हम किसी धर्म विशेष के साथ हैं। हम जनता को जनार्दन मानते हैं और समस्त जनता, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी पंथ की हो, किसी भी समुदाय की हो, हमने सबका सम्मान किया और लोगों का विश्वास हमको मिला। हो सकता है कि कुछ वर्ग हमसे नाराज रहा हो किसी कारणवश, लेकिन हमने सभी के लिए काम किया। और देखिए मैं क्लियर कहता हूँ कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, क्योंकि अगर आप बात है मुसलमानों की, तो मैं आपको विट डेटा कोट करता हूँ कि 4 से लेकर 14 तक जब इस देश में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, जब 14 में इनके चुनाव परिणाम विपरीत गए थे, तब सत्ताधारी द्वारा कांग्रेस पार्टी जब गई थी तो एकेटी ने इनके बहुत महत्वपूर्ण सदस्य, इनकी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार इसलिए अपना चुनाव हारी, कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि वो प्रो माइनॉरिटी थे और एंटी मेजोरिटी, यानी निश्चित रूप से मुसलमानों की अधिकारी होने का बहुत ज्यादा काम किया और हिंदुओं का विरोध किया। लेकिन आज तक अगर आप देखें मुसलमानों की अगर की बात करें तो मुसलमानों को कहाँ विकास कांग्रेस कार्यकाल में हो पाया है? ये तो मोदी सरकार है जो मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ प्रवीण जी, के कांग्रेस ने विकास किया और आपने विकास नहीं किया। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कोई योजना लाई वो सिर्फ हिंदुओं के लिए। मेरा कहना है कि जब आपके नेता इस तरीके से बयान देते हैं कि वोट अगर कांग्रेस को देंगे तो पाकिस्तान में जाएगा, तो मुसलमानों को जोड़ना, वो ये भी बोल सकते थे चाइना में जाएगा वोट देते हैं, तो अमेरिका में जाएगा वोट देते हैं, तो जापान में जाएगा। मुसलमानों के प्रति जो कटाक्ष हो रहे हैं, जो आपके नेता कर रहे हैं, उस कटाक्ष को आप किस तरीके से देखते हैं? आपने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि नुपुर शर्मा जी ने एक बयान दिया था जिसके चलते उनको पार्टी निष्कासित कर दिया। तो यही हमारी पार्टी की नीति है कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो पार्टी प्रो माइनॉरिटी है, के कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है, आपके कार्यकाल में मुसलमानों को क्या हुआ? हमने मुसलमानों का साथ लिया, उनका विकास किया, ट्रिपल तलाक हमने हटाया। क्या आपने कभी साहस था कि जो मुसलमानों में पूर्व प्रथा है 3 तलाक, क्या आपने हटाया? कभी नहीं हटा पाए। हमने तो जो कुप्रथा है उसको हटाया, लेकिन आप में कभी साहस नहीं था कांग्रेस पार्टी में कि इस विषय पे काम करें। हमने जो पसमानदा जाति है, जो उसमें पिछड़े जाते आते हैं, उसका भी हमने विकास किया, जिस तक आज तक देश के आजादी के बाद किसी ने बात नहीं किया, उसकी तक हमने बात की। तो रही बात तुष्टिकरण की, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को जाति के आधार पर क्यों बांट रहे हैं? आपने जो, अगर मैं बात करूं तो आपने पूर्ववर्ती, अगर आप इंदिरा गांधी सरकार को देख लीजिए, बार बार वो कहती थी कि ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। और राहुल गांधी जी केवल एक वक्तव्य दे दी और बता दी कि उनकी जाति क्या है। जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, बता दीजिए, या तो रुपेश, तो हमारे जो दुबे जी है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बता दीजिए कि राहुल गांधी जी की जाति क्या है। जी रुपेश जी, देखिए लगातार धर्म को लेकर के बातचीत हो रही है यहाँ पर, और धर्म जो है मुद्दा नहीं होना चाहिए चुनाव का, विकास होना चाहिए चुनाव का मुद्दा। जी देखिए, आपके संज्ञान में बातें आ रही होंगी, जिस प्रकार से 2024 के जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, वो पूरी तरह से धर्म आधारित राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। जिस प्रकार से प्रवीण भाई बोल रहे हैं, यहाँ तक के नरेंद्र मोदी जी के भी कई वक्तव्य हैं और भाजपा के तमाम नेता, कई ऐसे नेता हैं जो उलूल जुलूल टिप्पणी करते हैं और भाजपा उन पे अंकुश लगाने की साहस भी नहीं कर पाती। देखिए, सबसे पहले इन्होंने तीन कानून बनाए, भाई न्याय संहिता बनाया, आज तक लागू नहीं हुआ है। उसके बाद हिट एंड रन जो कानून है वो लोकसभा में पास होने के बाद आज तक लागू नहीं हुआ है, रोक दिया गया है। और उसके बाद भाजपा की नैतिक साहस देखिए, धारा 370 हटाने की बड़ी बड़ी बातें करती है भाजपा। वो भाजपा कश्मीर में चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। भाजपा का धरातल खिसका हुआ है। ये अगर भाजपा नहीं लड़ रही है तो आप लड़िए चुनाव, आप जीतिए चुनाव, कश्मीर में सरकार बनाइए। पर रुपेश जी, मेरा सवाल एक अहम हो जाता है आपसे, क्या सिर्फ मुसलमानों को लेकर के चलेंगे? क्या हिंदू आपके दिल में नहीं बसते हैं? क्या शूद्र आपके दिल में नहीं बसते हैं? क्या ब्राह्मण आपके दिल में नहीं बसते? आप बात करते मुसलमान को बचाने की, आप क्यों नहीं बात करते दलित को बचाने की? आप क्यों नहीं बात करते ब्राह्मण को आगे ले जाने की? तो जब दूसरा दोहरा चरित्र जो है वो कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, अगर बीजेपी का मिलता है तो कांग्रेस का भी मिलता है, तो क्या लगता है कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बसते हैं? दुलारे जी, कांग्रेस जात पात की राजनीति नहीं करती। देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अपने गठन में दलित हो, मुस्लिम हो या अन्य जो समुदाय के हैं, हरिजन हैं, उन सभी समुदायों को उचित स्थान दे करके उनको सामने लाने का काम करती है।
जिस प्रकार से आदरणीय खड़गे जी हमारे के शीर्ष नेतृत्व करता है, हमारे कांग्रेस ही पार्टी है जो भारत देश में सबसे पहले संगठन में महिला नेतृत्व का हिमायत करी और श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी। देश जानना चाहता है कि किन आधारों पे राहुल गांधी को उनके बाजू में सीट दी जाती है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बैठते हैं तो राहुल गांधी जी का अगर आज हम पद देखें तो वो सिर्फ सांसद है, तो सांसद तो और भी है कांग्रेस काल में, तो किन आधारों से वो, क्या सोनिया गांधी के पुत्र है, राजीव गांधी के पुत्र है, क्या इन आधारों के तहत उनको ज्यादा पावर मिली हुई है, उनके मान सम्मान को ज्यादा देखा जाता है? क्या बिना पद पे ही बने रहते हुए आप लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? दुलारे जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला और जिस प्रकार से जब 2 का जब समय आया था तो सभी लोगों की मंशा थी कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, देश का नेतृत्व करें, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं देश प्रेम के लिए काम करूंगा। उसके तर्ज पे वो चलते रहे और उस रणनीति ये रही कि राहुल गांधी जी को पर्याप्त वहां स्थान मिला हुआ है। जी, जिस प्रकार से रुपेश जी एक सवाल है मेरा, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं आप कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात जो है अभी आपने की है कि लेकिन यदि मैं बात करूं इंडिया गठबंधन, यदि उनकी जीत होती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? क्योंकि विपक्ष की यदि बात करूं तो आपके साथ कई सारी ऐसी पार्टियां हैं। जी देखिए, निश्चित रूप से हम इंडिया गठबंधन के माध्यम से देश में जो अन्यायकारी सरकार है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जनता का जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाएगा तो निश्चित रूप से सब मिल बैठ करके एक ऐसा नेतृत्व का चयन करेंगे जो भारत को फिर से विश्व मानचित्र पर स्थापित करे, जुमलेबाजों की सरकार ना रहे, जुमलेबाजी ना हो और वो सरकार आम जनता के हितों को देखते हुए काम करे। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव से पहले ही ये डिस्कशन नहीं हो जाना चाहिए? क्योंकि अभी देश में जो चुनाव हो रहे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव हो रहे हैं। जी मैं सुन पा रहा हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 का रण है, ऐसे में लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है और आज 5वें चरण के जो है मतदान हो रहे हैं। लगातार जो है चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका नारा है 400 पार का, तो वहीं यदि कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस जो है हाथ बदलेगा हालात के नारे के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। लगातार जो है मतदान की प्रक्रिया जो है आज 5वें चरण की चल रही है। ऐसे में जनता को लुभाने की कोशिश जो है दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है। प्रचार प्रसार का दौर जो है अभी भी देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में जो है चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में अभी भी कई राज्यों में चुनाव बाकी है और आज 5वें चरण के मतदान जो है चल रहे हैं। कुछ ही समय में वो भी संपन्न होने वाले हैं, लेकिन लगातार जो है देखा जा रहा है कि सभी पार्टियों की ओर से जनता को लुभाने की कोशिश जो है बनी हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो है टकरार देखने को मिल रही है। देश में 2 नारे हैं और 2 नारों के साथ इस बार देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं इस पर हम चर्चा कर रहे थे, रुपेश जी से मैं बात कर रही थी। रुपेश जी, क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो है पहले से नहीं बता देना चाहिए? क्योंकि इस बार देश में जो चुनाव हो रहे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव हो रहे हैं। जी रुपेश जी से जो है संपर्क नहीं बन पा रहा है। प्रवीण जी आपकी तरफ में आती हूँ। जी प्रवीण जी, देखिए लगातार जो है यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो प्रचार प्रसार उनकी ओर से किया जा रहा है। विपक्ष जो है हमेशा आपके ऊपर हमलावर होते हुए नजर आती है कि यदि 400 पार हो जाते हैं तो संविधान में बदलाव हो जाएगा और संविधान में बदलाव आप लोग करना चाहते हैं, इसके लिए 400 पार का नारा आप लोग दे रहे हैं। जी
ये निश्चित रूप से संविधान में बदलाव अगर आप देखें तो 20 बार से अधिक कांग्रेस पार्टी ने किया है। लोगों के मौलिक अधिकार छीने, 75 के बाद करूं तो 75 से लेकर 77 तक लोगों के जो हमारे जो मूलभूत संविधान के जो अधिकार है, उस अधिकार को छीन लिया जाता है। तो देखिए, संविधान में संशोधन करके लोगों के मौलिक अधिकार छीनने का काम किसी ने किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। वहीं हमने संविधान संशोधन किया, लेकिन किस लिए? लोगों के हित के लिए। अगर कुछ दिन पहले ही हमने जो है संविधान में संशोधन करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके हमने महिलाओं को शक्ति प्रदान की। तो जहां तो लगेगा कि लागू लोगों के क्यों नहीं किया विकास के लिए जी कमिट करने दीजिए मुझे कि जहां लोगों के विकास के लिए, उत्थान के लिए संशोधन की आवश्यकता होगी, हम करेंगे। देश के विकास के लिए जो आवश्यक काम होंगे वो हम करेंगे। जी प्रवीण जी, मेरा एक सवाल है आपसे। यूसीसी लागू करने की आप लोग बात कर रहे हैं देश भर में, तो जी। क्या इसमें आप आरक्षण भी हटा देंगे? जिस प्रकार से शिक्षा में देखा जाता है कि आरक्षण दिया जाता है, तो क्या आप इसे भी हटाएंगे? देखिए, पार्टी का हमारा स्टैंड क्लियर है कि आरक्षण नहीं हटेगा। भाई, अगर बहुत सारे अगर क्षेत्रों की बात करें तो अभी भी सामाजिक रूप से पिछली जगह पर निश्चित रूप से भेदभाव है। क्या तो आपको हम नहीं चाहते हैं कि लगता सब कि इसमें संशोधन करना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिनको आरक्षण मिल चुका है और वो काफी अच्छे परिवार से अब आते हैं, क्योंकि उनके माता या पिता जो है जिनको आरक्षण मिल चुका है, और ऐसे में इसमें संशोधन करना चाहिए सरकार को। महोदय, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई पीढ़ी हैं, कई परिवार हैं जो वर्षों तक, मैं दशकों नहीं बोल रहा हूँ, वर्षों तक, क्या मतलब इसका मतलब सैकड़ों भी हो सकता है, और अगर मैं कहूँ तो 500 वर्ष भी हो सकते हैं, जिस प्रकार से वो कहीं निश्चित रूप से वो भेदभाव अगर सहें। तो अगर जो भी ये जो विषय है इस प्रकार का, ये अध्ययन का विषय है। जब तक विषय का हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति पात्र हो जिसको आरक्षण का लाभ ना मिले। हम चाहेंगे कि उस पात्र व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ या किसी भी समुदाय विशेष का हो। लेकिन दुलारी जी के एक प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका डिबेट के समय समाप्त होने की है, तो भी मैं इस विषय को क्लियर करना चाहूंगा। जी। ये कह रहे थे कि भाजपा जो है मुसलमान विरोधी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सेक्युलर देश विरोधी है, नहीं बोला हूँ लेकिन मैं विरोधी नहीं बोला हूँ। बयान जी मैं आपको बयान क्लियर कर आपके रहा हूँ। नेताओं चलिए, के ऐसे क्यों है? मैं कुछ आंकड़े आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, कुछ कट्टर इस्लामिक देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान किया। विद डेटा कोट कर रहा हूँ। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब में सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिलता है। 2016 में बात करूं तो अफगानिस्तान में गाजी अमन विद खान प्राइज मिलता है मोदी जी को, जो कट्टर इस्लामिक देश है। पैलेस्टीन की बात करूं तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो पैलेस्टाइन जाते हैं 2018 में, और वहां पर भी इनको ग्रैंड कॉल ऑफ द स्टेट का पुरस्कार मिलता है। वैसे बहरीन जो भी इस्लामिक स्टेट है, वहां का भी किंग हमाद ऑफ द ऑर्डर का पुरस्कार मिलता है। जितने भी खाड़ी देश आते जो हमारे कट्टर इस्लामिक देश हैं, वो जब मुसलमान देश होते हैं मोदी जी का सम्मान कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि प्रवीण जी, मेरा सवाल सबका था, विकास का काम कोई प्रवीण कर रहे हैं तो मोदी जी है। मेरा सवाल था, प्रवीण जी मेरा सवाल था कि आपके नेताओं के जो ऐसे बयान हैं, उस पर बीजेपी तत्कालीन रूप से कार्रवाई क्यों नहीं करती है? मैंने ये नहीं बोला कि आप मुस्लिम विरोधी है या आपने मुसलमानों के लिए कोई वो नहीं किया। दुलारी जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि नुपुर शर्मा जी ने वक्तव्य दिया था, उनको हटा दिया पार्टी से। वो तो आपको क्लियर नहीं है। नवनीत राणा पे फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नवनीत राणा के जब भी आप बयान देखिए, ये बयान मैं पूछना चाहता हूँ कि मणिशंकर अय्यर जी पर कांग्रेस के पार्टी ने क्या कार्रवाई की? जो लगातार पाकिस्तान के पैरवी करते हैं, उनकी हिमायती बनते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को उनको निष्कासित नहीं करना चाहिए? 2014 नहीं आज से सत्ता में तक। अगर बात करें सैन पित्रोदा की विरासत टैक्स की बात करते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे देश चीनी के लोग की तरह दिखते हैं, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी तो लोग की तरह दिखते हैं, तो आज तक उनको बाहर नहीं किया गया। वो तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया अपने पद से, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना सैम पित्रोदा को हटाया, ना मणिशंकर अय्यर को हटाया, जो लगातार हमारे दुश्मन देश के हित में बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में खड़ी रहती है। आज तक उनका विरोध नहीं। एक सवाल आयुषी, एक सवाल पूछ लेता हूँ प्रवीण जी से, एकदम सिंपल सा सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है। आप साफ तौर पे बता दीजिए, स्वाति मालीवाल क्या बीजेपी में शामिल होने वाली है? देखिए, मैं तो इनसे उल्टा पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं के हित में यदि काम होते हैं तो इनको आपत्ति क्यों हो रही है? मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, घमंडिया गठबंधन से पूछना चाहता हूँ कि आप महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? आप किस सांसद, दिल्ली के सांसद बताएंगे पर क्या बोल रहे हैं? स्वाति मालीवाल, प्रवीण जी साफ तौर पे बता दीजिए, स्वाति मालीवाल बीजेपी में शामिल होने वाली है? भाई ये तो भाई उनसे पूछिए। और ये पटकथा तो पहले सीएम हाउस में जो रचा हुआ है कि सांसद, राज्यसभा सांसद जिसका सीएम हाउस में सम्मान नहीं हो पा रहा है, तो बाकी
चाहे उस प्रदेश की बात करो, देश की बात करो, घमंडिया गठबंधन इस प्रकार महिलाओं का सम्मान करेगा। सीएम हाउस में सीएम के पीए उनको लात मारते हैं, उन पे कार्रवाई होने में इतनी देरी होती है, जो प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से जब घमंडिया गठबंधन हो या आम आदमी पार्टी, वो महिलाओं के कभी सम्मान नहीं कर सकती। मैं तो छोटा सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या कांग्रेस पार्टी या किसी घमंडिया गठबंधन के नेता ने, जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं कहा गया, आज तक उस पर क्षमा मांगा? नहीं मांगा। उल्टा अगर राहुल गांधी जी की बात करो, तो जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की बात करो, उनकी मिमिक्री हो रही थी, उसका वीडियो बना रहे थे, तो आज तक किसी नेता ने क्या उस पर क्षमा मांगा? घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने नहीं मांगा। तो ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या किसी आदिवासी वर्ग का आपको जो है आपको उद्धार होते हुए नहीं दिखता आपको? चलिए आखिरी प्रतिक्रिया ले लूंगी मैं आप सभी से। प्रवीण जी जी, मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया जो है लेना चाह रही हूँ। जिस प्रकार से आपका नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, क्या लगता है उस बार किस प्रकार से आप लोग 400 पार पूरा करेंगे? और जनता के लिए इस बार जो है क्या कुछ होने वाला है? क्या नए विकास के मुद्दे इस बार 2024 के चुनाव के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या होगा? जी देखिए, हमारी पार्टी जो है 2 सीटों से लेकर आज धरातल पर काम करते हुए हम जो है लगभग 300 से अधिक सीट हमारे गठबंधन को प्राप्त हुई है। क्यों? इसका मूलभूत कारण है कि हम अंत्योदय पर विश्वास करते हैं। अंत्योदय का अर्थ होता है कि अंत यानी अंत का उदय, यानी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की विकास की हम बात कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी धर्म में हो या किसी पंथ के व्यक्ति विशेष की हम बात करें, हम सबकी हम बात कर रहे हैं। हम सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका विश्वास हमको प्राप्त हो रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने काम किया है। देखिए, मैं आपको बहुत सारे काम गिना रहा था। किसानों की हम बात कर रहे थे। देखिए, इनका छलावा क्या था 19 के चुनाव में, कि कहते थे कि देखिए साल में प्रत्येक किसान के खाते में 72,000 डालेंगे। हमने जो व्यवहारिक राशि थी 6,000 की बात की थी और 6,000 हमने डाल दिया। लेकिन जनता जानती कि कौन सा काम है जो व्यवहारिक रूप से संभव हो पाएगा। प्रदेश की हम बात करूं तो हमने कहा था कि मातारी करें, माताओं के खाते में हम वार्षिक रूप से 12,000 डालेंगे। उन्होंने कहा था कि 15,000 डालेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, जी, जिस प्रकार से आपने किसानों को लेकर के बात की है, वहीं यदि मैं हरियाणा की बात कर लूं तो हरियाणा में किसान जो है नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और उन्हें प्रचार के दौरान काले झंडे दिखा रहे हैं। एमएसपी की बात जो है आपने अपने संकल्प पत्र में नहीं कही है। देखिए, मैं सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एमएसपी पर जो है विषय उठाया। एमएसपी की रिपोर्ट कब आती है? एमएसपी की रिपोर्ट आती है कांग्रेस कार्यकाल में। अगर मैं बात करूं तो उनकी अंतिम रिपोर्ट में आती है, उनके पास जो है 2006 में रिपोर्ट आई थी। 6 से लेकर 14 तक आप सत्ता में थे। आपने सत्ता प्राप्त की 2004 में, सत्ता में 14 तक थे और एमएसपी स्वामीनाथन का कमेटी की रिपोर्ट तो 2006 में आ चुकी थी। 8 साल क्या पर्याप्त नहीं थे इनके पास? लेकिन अगर हम हमारी बात करें तो लगातार इस प्रकार से हमने समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, ये दिखाते हैं हम किसानों की हितैषी है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट इस प्रकार खाद की कीमत जो है आसमान छू रही है। लगातार हमने सब्सिडी देकर खाद को सस्ते दाम पर हमने उपलब्ध कराया है। हम इस प्रकार हमने फसलों की बीमा की है, तो निश्चित रूप से किसान हमारे साथ है। हमने लगातार किसानों के सामने काम किया है, इसलिए जो है किसान हमको हमारा जो है विश्वास हमको देंगे। चलिए दुलारे जी, आप अपनी आखिरी प्रतिक्रिया रख दीजिए। जी देखिए, मुझे लगता है कि 300 के आसपास बीजेपी रहेगी, क्योंकि चुनावों का रुख जो है वो बदल रहा है। बीजेपी के पहले, दूसरे, तीसरे चरण अगर कहें कांग्रेस के पक्ष में था, तो चौथे, पांचवें चरण को देख करके ऐसा लग रहा है तो बीजेपी के कहीं ना कहीं पक्ष में। तो मुझे लगता है कि 300 के आसपास के आंकड़े आएंगे और फिर से बीजेपी सरकार बना लेगी। अहम ये हो जाता है कि कांग्रेस कितनी सीट ला पाएगी, क्योंकि 280 सीटों पर जब कांग्रेस लड़ रही है और बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ रही है, तो ये सीट बढ़ चुके हैं। कांग्रेस अपने आप को ताकतवर बनाने की जगह और कमजोर करती जा रही है। इन्हें और उभर के आना चाहिए। इन कांग्रेस को, युवाओं को मौका देना चाहिए ताकि युवा अपनी राजनीतिक प्रतिभा दिखा सके। मुझे लगता है कांग्रेस प्रतिभाशील लोगों को पीछे रख रही है और सिर्फ उम्र के आधार पे लोगों को आगे कर रहा है। ये कांग्रेस को थोड़ा सा मतलब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका अध्ययन करना होगा, ताकि युवाओं को, जैसे सचिन पायलट बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा आगे करने की जरूरत है। जी प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं फटाफट, क्योंकि समय की कमी है। जी दुलारी जी ने बहुत अच्छा विषय रखा। मैं बस छोटा सा विषय कहूंगा, दुलारी जी ने बहुत अच्छा विषय रखा। कांग्रेस पार्टी उम्र के आधार पर नहीं, चरण वंदना के आधार पर लोगों को टिकट दे रही है। जो व्यक्ति अच्छा चरण वंदना करेगा उसको वो टिकट दे रहे हैं। धरातल पर काम कांग्रेस पार्टी करती नहीं है, इसलिए उनको पहचान नहीं कि कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है और केवल कौन व्यक्ति केवल चरण वंदना कर रहा है।
वही फर्क भाजपा और कांग्रेस में है। हम धरातल पर काम करते हैं और धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति को हम अवसर देते हैं, जी। इसलिए जनता हम पर विश्वास करती है। जी प्रवीण जी, और आप सभी मेहमानों का जो है वीआईपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब ये तो 4 जून को ही साफ होगा कि किसकी सत्ता बनेगी और किसके सर पर ताज सजेगा। सभी पार्टियां अपने-अपने दावों के साथ जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई है। ऐसे में ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता किसकी ओर रुख करेगी, यानी ये तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को किसके पक्ष में रिजल्ट आएगा। जो भी हो, बस देश में विकास की लहर हो। इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।